अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो उम्मीद करती हूँ जो कहानी मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रही होगी। और जैसा कि मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ हर रोज़ 2 एपिसोड डाला करें, क्योंकि एक एपिसोड बहुत कम लगता है। तो 1 घंटे की कम से कम एपिसोड हो। तो मैं 1 घंटे का एपिसोड नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन में बनने में बहुत वक्त लग जाता है। इसलिए मैं आधे आधे घंटे के 2 एपिसोड एक दिन में डाल रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की है उसको ज़रूर खुशी मिली होगी। और जिस तरह से मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट की स्टोरी पढ़ सकूँ या आप लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं अपने चैनल को चला सकूँ, तो मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। अपने कॉन्टेक्ट्स में जो लोग उर्दू सुनना चाहते हैं, जिन्हें नावल सुनना पसंद है या उर्दू समझते हैं, उन लोगों को मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं सफ़रे मोहब्बत पार्ट 3। एहसन अच्छी शख्सियत के मालिक थे। पहले दिन से ही वो मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन ये अच्छापन कुछ ठीक नहीं था मेरे लिए। वो किसी के हो चुके थे। नहीं नहीं, कब कोई हुए थे वो अभी किसी के। कौन सा अभी उनकी शादी हो गई थी। लेकिन शादी का क्या, वो 1 साल ठहर कर तो वो भी हो जाएगी उस मिशेल के साथ। मुझे पता नहीं वो अच्छी नहीं लगती थी, एक आँख भी नहीं भाती वो मुझे। एहसन जैसे अच्छे इंसान को वो धोखा दे रही थी। खैर, एहसन भी कौन सा बच्चे है, सब समझते होंगे वो भी कि मिशेल उनके लिए ठीक नहीं, और ना ही वो एहसन के साथ जचती थी। खाला भी को मैंने आज खाना पकाने से रोक दिया था और खुद सारा खाना बनाया था बहुत दिल से। अब्बू आ चुके थे ऑफिस से, अब इंतज़ार था तो सिर्फ दादाजी का और एहसन का। वो लोग आते हैं तो खाने को टेबल पर लगाती हूँ। आधे घंटे के और इंतज़ार के बाद देखा तो दादा अब्बू अकेले ही अंदर दाखिल हो रहे थे। एहसन नहीं थे साथ दादाजी के। दादा अब्बू बता रहे थे कि एहसन की वालिदा की तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई तो उन्हें घर जाना पड़ा। मेरा चेहरा मुरझा सा गया था। एहसन के ना आने की वजह से इतने इंतज़ार के बाद वो नहीं आए। पर चले, कोई बात नहीं, अल्लाह उनकी अम्मी को शफा दे। मैं किचन में जाने लगी तो दादा अब्बू ने रोक लिया। सलवा, वो एहसन कह रहा था कि सलवा को मेरी तरफ से माजरत करिएगा, उन्हें खाने का बोलकर खुद मैं नहीं आ सका। अच्छा बैठे आप, मैं खाना लगाती हूँ, फिर खाते हैं हम सब, आप ही के इंतज़ार में थे। मैं इतना कहकर उतरा हुआ चेहरा लेकर किचन में चली आई। इंतज़ार में अब तो भूख भी मर चुकी थी। खाला भी को टेबल पर खाना लगाने का कहकर मैं खुद अपने कमरे में चली गई। दिल बहुत भरा हुआ था आज, पता नहीं क्यों। एहसन के ना आने की वजह से, लेकिन उनका भी कोई कसूर नहीं था। उनकी वालिदा बीमार थी, मुझे खैरियत पूछनी चाहिए थी। मैं उन्हें फ़ोन करने के लिए मोबाइल उठाने ही वाली थी कि मोबाइल पर बीप बजने लगी। कॉल एहसन ही कर रहे थे। मैंने जानबूझकर एक दफ़ा कॉल कट कर दी, जैसे मैं इस नंबर को जानती ही ना हूँ। लेकिन साथ ही फ़ोन दोबारा बजने लग गया। लेकिन इस दफ़ा मैंने देर किए बगैर फ़ौरन कॉल उठा ली। एहसन सलाम करने के बाद शायद मेरे जवाब के इंतज़ार में खामोश हो गए थे। मैंने सलाम का जवाब दिया तो बोले, मैं इंतज़ार में था कि सलाम का जवाब आए। मैं सोच रहा था कि कहीं ये ना हो कि आपका फ़ोन अब आपके दादा अब्बू ने उठा लिया हो, क्योंकि ज़रूरी भी तो नहीं कि जिसका मोबाइल है कॉल पर वही हो। मैंने कहा, अच्छा तो ये आपका नंबर था। वो दरअसल पराया नंबर देखकर मैं कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। आपकी अम्मी कैसी है अब। दादा अब्बू बता रहे थे कि आपको ज़रूरी जाना पड़ा, घर आपकी वालिदा बीमार है इसलिए। मैंने खाना बनाया हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, वो खाना सब खा रहे हैं बाहर। मेरा दिल अचानक से बहुत भर आया। मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बात कर रही हूँ और क्या बात करनी है। मैं कुछ देर खामोश हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एहसन मेरी कांपती हुई आवाज़ को सुन ले और उन्हें खबर ना हो जाए कि मैं इतना इंतज़ार कर रही थी उनके आने का। इंतज़ार क्यों था मुझे, इस चीज़ का भी पता नहीं लगा पा रही थी, लेकिन दिल बहुत भर गया था कि एहसन नहीं आए। सलवा, क्या हुआ आपको, चुप क्यों हो गई हैं आप अचानक से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपके बोलने के इंतज़ार में खामोश हो गई थी। आपने बताया नहीं आपकी अम्मी कैसी है, अब तबीयत संभली उनकी। अम्मी बिल्कुल ठीक है, और अब रही बात खाना खाने की, तो वो फिर किसी दिन आ जाऊँगा आपके हाथ का बना हुआ खाना खाने। और कुछ इधर उधर की बातों के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। फ़ोन बंद करने के बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी। पता नहीं क्यों एहसन के साथ मुझे अपनायत का एहसास होने लगा था, जैसे कोई अपना अपना सा हो, दिल के बहुत पास और सबसे ख़ास। एहसन मुझे अच्छे लगने लग गए थे। क्या नहीं,
बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। वो नकचढ़ा कभी नहीं, जिन्हें मैंने कभी हंसते हुए नहीं देखा, हर वक्त नाक पर गुस्सा रहता। और उनके और वो शख्स मुझे पसंद कैसे आ सकता है भला? मेरे अंदर से जैसे कोई बोल रहा था। मेरा ज़मीर जैसे मुझे मलामत कर रहा था कि सलवा, तुम इस हकीकत से नज़रें नहीं चुरा सकती। सच यही है कि एहसन को तुम पसंद करने लग गई हो। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी हवा में, किसी झूलते और गुनगुनाते हुए फूलों की तरह। अगर मेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट खुशी बनकर जगमग कर रही थी तो ये खुशी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। आज की मुस्कुराहट मेरे लिए बहुत कीमती थी, जिसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकती थी। मेरी आंखों के आगे मिशेल का अक्स घूम गया। मेरी मुस्कुराहट अचानक ढीली पड़ गई। मेरे अंदर मोहब्बत की नई कोपलें फूटी थी, पर अचानक ही वो मध्यम पड़ने लग गई। मुझे वो इंसान अच्छा लगने लग गया था जो किसी और का था, पर इस मोहब्बत का क्या जो मुझे हो चुकी थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे मेरे अंदर समा गई थी। मैं अपनी इस मोहब्बत को एहसन के आगे कभी बयान नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी और लड़की को हटाकर अपनी जगह बनाऊं। मिशेल की भी मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि किसी और की होते हुए भी वो उसके धोखे में रखा हुआ था उसने उसको। गुस्सा मुझे इस बात का था कि एहसन को सब कुछ नज़र भी आ रहा था कि मिशेल यूनिवर्सिटी में किसी को पसंद करती है, लेकिन एहसन नज़रअंदाज क्यों कर रहे थे मिशेल की इन हरकतों को। मेरा सोचना सिर्फ सोच तक ही मुकीद था, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी कि मिशेल की हकीकत ही अया कर दूँ उस नकचढ़े के आगे। खैर, बेहतरी की उम्मीद थी मुझे, जो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही थी। अम्मी, मैंने मिशेल के साथ शादी नहीं करनी। आप क्यों अपने बेटे की ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद करना चाहती हैं? और न सिर्फ मेरी, बल्कि उस मिशेल की भी आप ज़िंदगी बर्बाद तबाह करना चाहती हैं मेरे साथ ने वो मैं उसे कभी खुश नहीं रख पाऊँगा। अम्मी, आप क्यों एक बात के पीछे पड़ गई हैं? मिशेल मेरे मियार की लड़की नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वो मुझे पसंद भी नहीं है। बराए मेहरबानी करके आप मामू को इनकार कर दे, इससे पहले कि वो दो जिंदगियाँ क्या दो ख़ानदान तबाह हो जाए। आपकी ज़बरदस्ती के चक्कर में आप मामू को इनकार कर दे कि एहसन इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। मैं कभी इनकार नहीं करूँगी तुम्हारे मामू को। वैसे भी ये सोच अपने जहन से निकाल दो कि तुम्हारी शादी मिशेल से नहीं होगी। कभी सोचना भी मत। शादी तो तुम्हारी मिशेल के साथ ही करनी है, इससे आगे एक लफ्ज़ भी मत बोलना। अम्मी, आप समझती क्यों नहीं? इस्लाम भी मुझे हक देता है इस बात का कि मैं अपनी पसंद नापसंद को तरजीह दे सकता हूँ। और मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन ले कि मैं मिशेल से शादी कभी नहीं करूँगा। वो मुझे अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। अम्मी हैरानी से मेरी तरफ देखना शुरू हो गई। एहसन बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, और फिर अब ये दूसरी लड़की कहाँ से आ टपकी? अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, वक्त आने पर मैं आपको उस लड़की के बारे में सब बता दूंगा। बस प्लीज़ आप मामू को इनकार कर दें। वैसे भी रिश्ता करते वक्त भी कौन सा आपने मेरी राय को, मेरी मर्ज़ी को अहमियत दी थी, जो मैं आपको बता पाता कि मिशेल मुझे पसंद नहीं है। और रही बात शादी करने की, तो मैं अपने फ़ैसले से आपको आगाह कर चुका हूँ। मैं अम्मी को अपना फ़ैसला सुनाकर कमरे से बाहर आ गया था। मेरे बाद उन्होंने मेरे इस फ़ैसले को अहमियत दी थी या नहीं, ये बात की बात थी। वक्त आने पर बेहतर फ़ैसले की उम्मीद थी मुझे अम्मी से। उस मिशेल की बच्ची को तो मैं इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाली। कैसे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। इस बदतमीज़ जाहिल लड़की को मैं मज़ा चखा कर रहूँगी। उसकी सारी हरकतों की खबर उसके घर वालों तक पहुँचानी पड़ेगी, बल्कि सिर्फ उसके घर वालों को नहीं, बल्कि उसके मंगेतर एहसन के घर भी। ये सारी उसकी तस्वीरें भेजूँगी कि कैसे उसने मेरे शौहर को फांसा हुआ है। मेरे दो मासूम बच्चे अपने बाप की शक्ल देखने को तरस जाते हैं, और उसे किसी की होश नहीं, ना अपनी बीवी की, ना ही अपने बच्चों की, और ना ही अपने घर की। मैं किसके आगे ये सब रोना रोती? मेरा तो कोई है भी नहीं। इस दुनिया में एक भाई था, वो भी बस नाम का। मुल्क से बाहर थे वो, अपनी फैमिली के साथ। कभी महीनों या सालों में एक आध दफ़ा जो फ़ोन करते भी थे, वो भी हाल चाल पूछने के बाद। अगर इतना पूछ ही लेते कि बहन कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, लेकिन बस ये सवाल पूछने की देर होती थी कि भाभी फ़ौरन उनसे फ़ोन पकड़ लेती और खैर खैरियत दरियाफ़्त करने के बाद कहती, समीरा, हम फिर तुम्हें फ़ोन करेंगे, अल्लाह हाफिज़। तो तुम्हारे भाई अभी काम से वापस आए हैं, तो मैं उन्हें खाने का पूछ लूँ। इतना कहकर फ़ोन खड़ाक से बंद कर देती। मैं इसी सोच से अभी नहीं निकली थी कि डोरबेल बजी।
डोर बेल हुई। दोनों बच्चे भागते हुए दरवाजे की तरफ दौड़े कि बाबा आ गए, बाबा आ गए। दरवाज़ा खोला तो सामने रमीज़ खड़ा था। बच्चे फौरन बाप को देखकर उसके साथ चिमट गए। उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार था। किसी वक्त में वो मुझ पर भी अपनी जान निछावर करता था, लेकिन तकरीबन पिछले 1 साल से उस मिशल की वजह से मुझसे बदगुमान हो चुका था। मुझे देखना तक गवारा नहीं था उसे। मैंने आज सोच लिया था कि रमीज़ को बोलूं कि मैंने मिशल को सब कुछ सच सच बता देना है कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। दोनों बच्चे अपने कमरे में जा चुके थे। रमीज़ भी कमरे की तरफ जाने के लिए उठ गया था। इस दौरान उसने मुझसे बात करना तो दूर मुझे देखा तक नहीं था। रमीज़, मैंने उसे आवाज़ दी। वो मेरी आवाज़ पर रुक गया था। खाना खाओगे? वो मेरी तरफ देखकर बोला, मैं खाना बाहर से खा कर आया हूँ। मैं चुप नहीं रह सकी। रमीज़, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। तुम मुझे क्यों नज़रअंदाज करते हो उस जाहिल और बददिमाग लड़की के लिए जो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती? रमीज़ चिल्लाकर बोला, समीरा, अपनी ज़बान को लगाम दो। तुम कौन होती हो मिशेल को ऐसा कहने वाली? वो कोई और नहीं बल्कि वो भी मेरी बीवी है। मैंने मिशेल के साथ निकाह कर लिया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आंखें धुंधला गई थी। मुझे हर तरफ धुआं उठता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने रोते हुए चीखते हुए रमीज़ को पकड़ा और रोते हुए चिल्ला रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें अपने मासूम बच्चों का और मेरा एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आया कि तुमने उस मिशेल से शादी रचा ली? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं बताऊँगी उस मिशेल को कि तुम शादीशुदा हो। रमीज़ ऊँची आवाज़ में हंसते हुए बोला, उसे सब पता है। तुम खुशी से जाकर बता सकती हो। रमीज़ ने कमरे में जाते हुए मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं टेबल के साथ जाकर टकरा गई। रमीज़ कमरे में जा चुका था। मैं वहीं बैठी बिलख बिलख कर रो रही थी। पता नहीं हमारे हंसते बसते घर को किसकी नज़र लग गई थी। मेरी आइंदा ज़िंदगी में शायद रोना धोना लिख दिया गया था। मुझे रमीज़ से बहुत मोहब्बत थी। मैं कैसे उसे किसी को सौंप सकती थी, वो भी अपनी आंखों के सामने? क्यों ऐसा किया तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा रमीज़? क्यों किया तुमने? तुम बहुत पछताओगे। मेरे आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। मैं किसको अपने दुख सुनाती, किसके आगे रोती? मेरे अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? क्यों मेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी इतनी बुरी होकर रह गई? मुझे एक ही डर सताया जा रहा था कि अब रमीज़ मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर उस मिशेल के साथ कहीं चला जाएगा, कभी ना वापस आने के लिए। मुझे कुछ तो करना होगा। इस सारे मसले का कोई तो हल बता मेरे अल्लाह। मैं रमीज़ के बगैर नहीं रह सकती। उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? मैंने नज़रें ऊपर उठाकर देखा। मेरे दोनों बेटे दरवाजे के पास खड़े मुझे रोता हुआ देख रहे थे। बाबा, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। एहसन मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता है। बेशक आप उससे पूछ सकते हैं। मैंने अपने कानों से उसे ये बात हुप्पू को कहते हुए सुना है। अच्छा, ये बात है? बाबा बोलना शुरू हुए। अच्छा, अगर एहसन इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं, या अगर वो तुमसे शादी पर रजामंद नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा। तुम तो इस रिश्ते के लिए राज़ी हो ना, तो फिर मसला किस चीज़ का है? और रही बात एहसन की, तो उसकी माँ उसे राज़ी करवा लेगी। तुम फिक्र ना करो। मैं बस दिल में ही सोच कर रह गई कि बाबा, मैं खुद भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ, बल्कि मैं अब शादीशुदा हूँ। मैंने रमीज़ के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है, और इतना बड़ा कदम मैंने अपने घर वालों को के बगैर इसलिए उठाया था कि वो कभी भी नहीं मानते मेरे और रमीज़ के रिश्ते के लिए। वैसे भी एहसन मुझे शुरू दिन से ही पसंद नहीं था। वो एक तंग नज़र इंसान था। मैं पूरी ज़िंदगी उसके साथ कभी भी गुजारा पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैंने रमीज़ से शादी की। वो एक सुलझा हुआ लड़का था, मुझे पसंद भी था। उसके माँ बाप वफ़ात पा चुके थे। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था मेरे सिवा। उसका अपना बिजनेस था। मुझे और क्या चाहिए था? वो पढ़ा लिखा और एक अच्छी शख्सियत का मालिक था, और अब सबसे बढ़कर वो मुझे बहुत चाहता था। घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते थे, जल्द ही, एहसन के साथ। और मैं ये शादी कैसे कर सकती थी? निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। किसी से तो बात करनी पड़ेगी। किससे बात करूँ, कैसे बात करूँ? मेरे घर वालों को अगर इस बात की खबर हो गई, निकाह वाली बात की, तो वो बस 2 ही काम करेंगे मेरे साथ। या तो मुझे जान से मार डालेंगे, या मैं फिर रमीज़ से तलाक दिलवाकर मेरी शादी फिर से एहसन से कर देंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगी। आज मुझे अपनी डिग्री के सिलसिले में यूनिवर्सिटी पहुंचना था। मैं नाश्ते की टेबल पर पहुंची। सामने देखा तो एहसन बैठे हुए थे। हैं, ये कब आए, और वो भी सुबह सवेरे? मैं सबको सलाम करने के बाद कुर्सी खींच कर बैठ गई। खैर तो है पुत्र, आज सुबह सवेरे कहाँ की तैयारी है?
दादाजी ने सवाल पेश किया मेरी नज़र में। वैसे भी आज आपकी सुबह 9 बजे ही हो गई। सलवा पुत्र, आम दिनों में तो आपकी सुबह 11 से पहले नहीं होती। दादाजी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी सब लोगों के सामने। मैंने एहसन की तरफ देखते हुए ये फिक्रा बोला था। अरे नहीं सलवा बेटा, मैं तो वैसे ही तुमसे पूछ रहा हूँ कि कहीं जा रही हो। जी दादाजी, वो आज यूनिवर्सिटी जाना है मुझे डिग्री के सिलसिले में। मुझे खबर मिली थी कि कन्वेक्शन है यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो आज तो नहीं है। फिर भी मैंने सोचा एक चक्कर यूनिवर्सिटी का लगाऊं। एहसन साहब नाश्ता करने में इतने मगन थे जैसे वो नाश्ता ही करने आए थे हमारे घर। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई एहसन को नाश्ता करते हुए देखकर। वो ऐसे बिला झिझक होकर हमारे घर खाना खाते थे जैसे वो भी इस घर के फ़र्द हो। मैं एहसन से नज़रें हटाकर अब्बू की तरफ मुतवज्जा हुई। अब्बू, आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे? बेटा, मैं आपको यूनिवर्सिटी ज़रूर छोड़ देता, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है। इस वजह से आप यूनिवर्सिटी खुद चली जाओ। लेकिन अब्बू, मैं अभी खुद से ड्राइविंग करते हुए बहुत डरती हूँ। इतना रश होता है सड़कों पर। सलवा बेटा, डरने से काम तो नहीं चलेगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरी बेटी एक बहादुर लड़की है और तुम खूब अच्छी तरह से ड्राइविंग कर सकती हो। ओहो, बहस मत करो दोनों बाप बेटी। इकबाल, तुम जाओ अपने काम के सिलसिले में जहाँ जा रहे हो। सलवा, एहसन बच्चे के साथ यूनिवर्सिटी में चली जाना। इस सारी गुफ्तगू के दौरान एहसन ने पहली बार नज़रें ऊपर को उठाकर मुझे देखा, जैसे 1000 तोपों की सलामी मिल गई हो उन्हें। इतनी के चेहरे पर खुशी चमक रही थी। क्यों एहसन बेटे, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? कोई वक्त तो नहीं छोड़ने जाने के लिए? कोई दिक्कत तो नहीं छोड़ने जाने के लिए? अब्बू एहसन से पूछ रहे थे। नहीं अंकल, आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं सलवा को यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा। शुक्रिया एहसन। अब्बू एहसन का शुक्रिया अदा करके चले गए और मैं अभी तक इसी शौक़ से ही नहीं निकली थी कि मैं एहसन के साथ यूनिवर्सिटी जाऊंगी। एक तो दादाजी भी पता नहीं क्या करते हैं, ये सारा किया धरा उन्हीं का था। एक दफ़ा पूछ तो लेते भला मुझसे कि मैं उनके साथ जाना भी चाहती हूँ कि नहीं। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर जाना चाहती भी हो तो बंदा एक दफ़ा इजाज़त तो ले लेता है ना, एक दफ़ा पूछ तो लेता है ना कि सलवा पुत्र, तुमको कोई एतराज़ तो नहीं एहसन के साथ जाने से? इसके बाद मैं कोई जवाब देती हुई भी अच्छी लगती। सलवा पुत्र, तुम्हारा मसला हल हो गया है जाने का, तो अब क्यों परेशान बैठी हो? दादाजी, जाने का तो मसला हल हो गया है, तो मुझे वहाँ से कौन लेकर आएगा? आप आ जाइएगा फिर लेने मुझे यूनिवर्सिटी से। अरे नहीं, दादाजी को क्यों तकलीफ़ देनी है? दादाजी, आप परेशान ना हो, मैं सलवा को ले भी आऊँगा। लो जी, काम की मुखिया, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे मेरे बच्चे को। दादाजी एहसन की इस बात से बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैंने बहुत नोट किया था, वो एहसन से बहुत मायूस हो गए थे, जैसे एहसन उन्हें बहुत अपना अपना सा लगता हो। वो कभी उसे गैर नहीं समझते थे, हमेशा से यही कहते कि एहसन भी मुझे बिल्कुल वैसा है जैसा मेरा पोता रहमान है मेरे लिए। मैं अम्मी और खाला भी को किचन में अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद एहसन और दादाजी के हमरा बाहर गाड़ी तक आ गई। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने दादाजी की तरफ देखा। वो हमें बहुत खुश होकर देख रहे थे, जैसे कुछ सोच रहे हों अंदर ही अंदर। दादाजी को खुदा हाफिज़ कहकर एहसन गाड़ी आगे ले गए। सलवा, एहसन ने गाड़ी चलाते हुए मुझे पुकारा। मैंने उन्हें मुख्तसर सा जी कहकर उनके जवाब के इंतज़ार में खामोश हो गई। काफ़ी देर खामोशी के बाद वो बोले थे, एक बात तो बताएं। मैंने फिर सवालिया नज़रों से एहसन की तरफ देखा। सलवा, आप मुझसे इतनी झिझक क्यों महसूस करती हैं? मैंने देखा है जब जब मैं आपके सामने आता हूँ आपको ऐसे जैसे गुस्सा आता है मुझ पर, या फिर आपको अच्छा नहीं लगता मेरा बार बार आपके सामने आना। मैंने हल्का सा गला खंगार कर अपनी बात शुरू की। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी अपनी ज़ाती सोच है और कुछ नहीं। एहसन ऊंची आवाज़ में हंसने लगे थे। सारे सफ़र के दौरान इस दफ़ा मैं उनकी तरफ देखने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि मैंने आज शायद पहली दफ़ा उन्हें इतना खिलखिलाकर हंसते देखा था। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही आज हुआ था कि इस बंदे को हंसना भी आता है। सलवा जी, ये तो आपका सियासी बयान है, ज़ाती सोच वाला मेरे बारे में। मैंने बड़े तहम्मुल से बोलते हुए कहा।
पहली बात तो मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ जो इतने सियासी बयान दे सकूँ। एहसन मेरी बात टोकते हुए बोले, और दूसरी बात कौन सी हुई? मैं फौरन बोली, दूसरी बात वही है जो पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो चुकी थी। ये आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? रास्ता इतना लंबा कैसे हो गया है? दिल ही दिल में ये सब सोच रही थी। लेकिन शायद एहसन ने मेरी खामोशी को महसूस कर लिया था कि मैं क्या सोच रही हूँ। सलवा, वो हम आज दूसरे रोड से जा रहे हैं और इस तरफ से जाते हुए आधा घंटा मज़ीद लग सकता है। कितने मज़े से अपनी बात मुकम्मल करके ड्राइविंग करने में मसरूफ़ है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे आधा घंटा उनके लिए कोई मामूली सी बात है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे जानबूझकर इस रास्ते से लेकर जा रहे हैं कि ज़्यादा बातचीत कर सके मेरे साथ। मैं खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी कि अचानक मेरी नज़र मिशेल और रमीज़ पर पड़ी। वो गाड़ी से उतरकर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे थे। हमारी गाड़ी इशारे पर रुकी हुई थी और यहाँ से बाहर का मंजर साफ नज़र आ रहा था। मैंने सोचा कि एहसन को बताओ कि मिशेल वहाँ एक लड़के के साथ जा रही है, लेकिन फिर खामोश रहने पर ही इत्तेफा किया कि एहसन क्या सोचेंगे, कहीं मैं उन्हें बदगुमान तो नहीं कर रही मिशेल के मुतालिक, इसलिए चुप रहना ही बेहतरी था। मैंने नज़रें घुमाकर एहसन की तरफ देखा कि ये इंसान सच में मासूम है, भोला है, जिसे कुछ पता नहीं चल रहा कि उसकी मंगेतर है। वो उस पर नज़र रखे। आखिर वो चाहती क्या है एहसन के साथ? अगर उसकी रजामंदी नहीं है तो क्यों ज़िंदगी तबाह कर रही है, अपनी भी और एहसन की भी, और शायद मेरी भी। मुझे एहसन अच्छे लगने लग गए थे। सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे। मैंने अपनी नज़रें बाहर की तरफ गाड़ दी, कहीं इतनी खामोशी में एहसन को मेरे दिल की आवाज़ न सुनाई देने लग जाए कि मैं उनके बारे में क्या सोच रही हूँ। अल्लाह अल्लाह करके यूनिवर्सिटी आ गई थी। मैंने शुक्र किया कि हम यूनिवर्सिटी पहुँच गए। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके एहसन भी मेरे साथ गाड़ी से नीचे उतर आए थे। सलवा, आप ऐसा करें, अपना काम निपटा लें, उसके बाद आप मेरे साथ ही घर चली जाइएगा। मैं यूनिवर्सिटी में ही आपका इंतज़ार करता हूँ। नहीं, बल्कि ऐसा करते हैं, मैं भी आपके साथ अंदर चलता हूँ। इसी बहाने सर आरिफ और आयशा मिशेल से भी मुलाकात हो जाएगी। मेरे दिमाग में घंटियाँ बजना शुरू हो गई मिशेल का नाम सुनकर। उफ मेरे खुदाया, मिशेल से ये कैसे मिलेंगे? वो तो यूनिवर्सिटी से बाहर घूम रही है। मैंने फ़ौरन कहा नहीं। नहीं नहीं, एहसन, आप यहाँ इतनी देर क्या करेंगे भला? आप चले जाइए वापस। अगर मैंने आपके साथ ही जाना हुआ तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बस एक ही फिक्र खाए जा रही थी कि उनके रिश्ते में कोई दरार ना पड़ जाए। अगर एहसन को पता चल गया कि मिशेल की बच्ची यूनिवर्सिटी में नहीं है। सलवा, आप ठीक तो हो? इतनी सहमी हुई क्यों है आप? अचानक आपको क्या हो गया है? और बाकी रही मेरे वापस जाने की बात, तो मैं नहीं जाने वाला और आपको साथ लेकर जाऊंगा। वो तो हुक्म सादिर करके अंदर की तरफ चल दिए थे। मुझे भी ना चाहकर उनकी पैरवी करनी पड़ी। हम दोनों सीधे सर आरिफ के ऑफिस में चले गए। सर आरिफ हम दोनों को देखकर बहुत खुश हुए थे। आओ आओ मेरे बच्चों, सही वक्त पर आए हो आप लोग। इनसे मिले, ये है समीरा, उन्होंने आज ही यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है। मिस समीरा, ये सलवा है और साथ इनके एहसन है। इन लोगों से आप पहले भी मिल चुकी है शायद। और सलवा, ये रमीज़ है, इन्हें तो आप जानती ही है, ये यहाँ स्टूडेंट भी है और प्रोफेसर भी। रमीज़ को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे लग रहा था बेहोश होकर गिर जाऊंगी। मैं इधर ही, अगर रमीज़ इधर है तो वहाँ रेस्टोरेंट में मिशेल के साथ कौन लड़का था? मैं खुद ही एक सवालिया निशान बनकर रह गई थी अपने लिए। ये आखिर माजरा क्या था? क्या खिचड़ी पका रही थी वो मिशेल? मैं सोच सोचकर पागल नहीं होना चाहती थी। मैं और एहसन साथ पड़े हुए सोफे पर बैठ गए। हमारे बैठते ही रमीज़ सर से क्लास लेने जाने के बहाने उठकर जा चुका था। मैं उसकी जाती हुई हालत को समझ रही थी। वो भी जब एहसन को कहीं देख लेता तो भागने में ही भलाई समझता था। सलवा, छोड़ो, किन चक्करों में पड़ी हुई हो तुम? सोचो नहीं इतना, क्यों अपने आप को पागल करना चाहती हो सोच सोच कर? ये मेरे ज़मीर की आवाज़ थी बेचारे को, जो मेरे अंदर से मुझे सुनाई दी। मैं अचानक अपने हवासों से बाहर आई तो एहसन और सर आपस में बातें कर रहे थे। मिस समीरा का ध्यान मेरी तरफ था। उन्होंने मुझसे पूछ लेना ही मुनासिब समझा, सलवा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर से बात करने में मसरूफ़ एहसन ने भी इस दौरान मेरी तरफ देखा था। जी मिस समीरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आप और एहसन बातें करें बैठ के, तब तक मैं और सलवा ज़रा बाहर यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा कर आते हैं। हम दोनों सर की इजाज़त लेकर बाहर निकल आए। सलवा, आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मैं समीरा के
मुंह की तरफ हैरानगी से देखना शुरू हो गई कि उन्हें मुझसे क्या बात करनी है। जी मिस समीरा, आप बात करें, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं आपको। याद है आपको सलवा, आपने स्कूल से आते हुए एक बच्चे की जान बचाई थी जो स्कूल बस तक पहुंचने के लिए सड़क क्रॉस करने लगा था। मेरे जहन में फ़ौरन वो बच्चे वाला सीन ताज़ा हो गया। हाँ जी, मुझे याद है। क्यों, क्या हुआ है? मैं सवालिया निशान बनी समीरा की तरफ देख रही थी। वो मेरा बेटा था सलवा। वो माशाअल्लाह, ओह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि उस बच्चे की जान मैंने बचाई थी? सड़क क्रॉस करने के लिए मैंने उसकी मदद की थी। ये सब आपको कैसे पता चला? मुझे लगता है अब आपने अच्छा सवाल किया है मुझसे। मैं अच्छे से आपके इस सवाल का जवाब दे पाऊंगी, बल्कि हर उस सवाल का जवाब दे पाऊंगी जो मेरे ख्याल से सिर्फ मुझे आपको ही बताना चाहिए। मेरे बेटे की जान आपने बचाई, इस बात की खबर मुझे मेरे शौहर ने दी थी। रमीज़ मेरा शौहर है। बम गिर चुका था मेरे सर पर, बस अब फटने की देरी थी। समीरा हर बात मुझे बता रही थी, मुझे हर तरफ गिरदारती हुई दिखाई दे रही थी। समीरा का चेहरा भी धुंधला चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं सच में समीरा के सामने खड़ी थी या कोई घिनौना ख्वाब देख रही थी। मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ये सच ही है, कोई ख्वाब नहीं। समीरा मेरे दोनों हाथ थामे हुए रो रही थी। वो मुसलसल रोए जा रही थी। उसकी ज़बान पर सिर्फ एक ही फिक्रा था, सलवा, मेरे शौहर को उस मिशल से आज़ादी दिलवा दो। मेरे दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, रमीज़ के बगैर हम कहाँ जाएंगे? वो रोई जा रही थी और ये फिक्रा बार बार दोहरा रही थी। मुझे तो अपनी कोई होश नहीं रही थी, मैं तो जैसे सकते में आ गई थी। मेरे कानों में समीरा के यही अल्फाज बार बार गूंज रहे थे कि मिशल और रमीज़ निकाह कर चुके हैं। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।